आपको नहीं पता कि कल कौन सी गली में, हर मोहल्ले में ये हो सकता है। जो बीज आपने 50 साल पहले डाले, उसका अब जो उसका जो फ्रूट है, जो उसका पौधे आपने उगाए हैं, वो पौधे भुगते हैं आप, और पता नहीं कब तक भुगतेंगे। और ये हमारा श्रीलंका हमारा भाई मुल्क है, हमारे उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। कहाँ हमारी दुनिया में, कहाँ हमारी इज्जत रह गई? हम किसी को मुंह दिखाने के बिल्कुल बहुत बड़ी। अब हमारी जो हालत है, पाकिस्तान का ये जो मैसेज श्रीलंका के जरिए पूरी दुनिया में जाएगा कि जी हमने श्रीलंकन के साथ क्या किया, हमने क्रिश्चियंस के साथ क्या किया। उसने धमकी दी है कि मैं फैसल मस्जिद को कब्जा कर लूंगा हुकूमत से, हुकूमत नहीं चला रही ठीक। वहां पे भी औरतें गई हैं, जाके उन्होंने तस्वीर उतारी है बगैर दुपट्टे के। ये उसने धमकी दी है मजाल किसी की उसको हाथ लगाए? क्या ये अमेरिकन मूवीज देख के मॉब लिंचिंग सीखे हैं, या इनको भारतीय गानों ने बिगाड़ दिया है, या हमने अपनी सियासत में, अपनी समाजी कदरों में अपनी अखलाकी कदरें खो दी हैं? जज्बा तो एक बड़ी पॉजिटिव टर्म है। ये इस तरह के मॉब को आप कह सकते हैं कि ये उनका जज्बा था, ये उन्होंने जज्बे में आकर जनाब ये काम कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, ये आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है, और इससे ही आपको और मुझे नज़र आ जाना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो हमने अपने लोगों की तरबियत की है उसका ये रिज़ल्ट है। आप देखिए कि जब आप अवाम को ये कहेंगे कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आपने कोई बात किसी ने कर दी, तो जाहिर है हर मुसलमान कहेगा हाजिर हूँ मैं, हम इसके ऊपर कुछ करते हैं, करेंगे। और आपने इतनी बड़ी इसको जिस तरह से मुमताज़ कादरी से शुरू, और उससे भी पहले मैं तो कहूँगी 1971 में भुट्टो साहब ने, और उससे भी पहले मौलाना मौदूदी ने जिस तरह से ये इन चीज़ों को शुरू किया, मज़हब को, हुकूमत और खिलाफत, और ये जो सारी बातें हमारे माशरे में चल रही हैं, आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ। आपने ब्रेन वॉश कर करके अपने लोगों को, उनको कुरान शरीफ से दूर कर दिया है, और आपने जो आपके जो मैं अब क्या बोलूँ कि कम समझ वाले लोगों ने जो स्लोगन्स दिए वो आपने लेके अवाम को बता दिए, तो अवाम तो कंफ्यूज्ड है। ये जो बीज आपने 50 साल पहले डाले, उसका अब जो उसका जो फ्रूट है, जो उसका पौधे आपने उगाए हैं, वो पौधे भुगते हैं आप, और पता नहीं कब तक भुगतेंगे। और ये जो हमारी गलतियां हैं, जो हमने नासमझी में सियासी मफाद के लिए, ठीक है नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जी, मुल्क की आपने जो इस वक्त, हमारा श्रीलंका हमारा भाई मुल्क है, हमारे उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। कहाँ हमारी दुनिया में, कहाँ हमारी इज्जत रह गई? हम किसी को मुंह दिखाने के बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने फिर इस वाकये के बावजूद भी उन्होंने कहा कि एक मखसूस माइंडसेट की तरफ से हुआ है, हमें थोड़ा सा इसलिए जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कहीं खराब नहीं होंगे। बिल्कुल बहुत बड़े दिल का श्रीलंका ने मुजाहरा किया। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया ना, ये तो उनकी बड़ाई है। लेकिन आप ये देखिए कि आपने, हमारे तो ये रोज हो रहा होता है, हर रोज यहाँ पे आप देखिए 1986 के बाद कितने लोगों को आपने फांसी पे चढ़ाया। एक बहुत आसान तरीका है कि कल जो नौजवान थे हम उन पे तनकीद करें और सारा का सारा मलबा उन पे डाल दें, या ये सोचें कि ये नौजवान इस तरह का काम करने पे बार बार क्यों इंस्पायर होते हैं। क्या ये अमेरिकन मूवीज देख के मॉब लिंचिंग सीखे हैं, या इनको भारतीय गानों ने बिगाड़ दिया है, या हमने अपनी सियासत में, अपनी समाजी कदरों में अपनी अखलाकी कदरें खो दी हैं और एक नई रविश कायम की है जिससे ये इंस्पायर्ड होकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ नेशनल नैरेटिव में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिसको ये नहीं कह रहा कि उसको कॉन्ट्रडिक्शन ही माना जाए, मगर एड्रेस करने की भी हिम्मत किसी में नहीं है। हम किताबें पढ़ेंगे तो हमें बताया जाएगा कि गाजी अलमदीन जो हैं वो सिपाही हैं, वो हीरो हैं, उनसे इंस्पायर होना है। हम अदालतों के फैसले पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि मुमताज कादरी एक कातिल है, दहशतगर्द है, उससे इंस्पायर नहीं होना है। मगर इसको रिकंसाइल कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए, बात आपने वो नहीं करनी जो पढ़े लिखे लोग इस वक्त आपके पैनल के ऊपर बैठ के टेलीविजन पे एक तालीम हासिल करने के बाद, एक शऊरी लेवल पे वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर हासिल करने के बाद कर रहे हैं। बात हमने वो करनी है कि जिस तरह से ट्रांसलेट होती है गली कूचों के अंदर और बाजारों के अंदर। मैं मिसाल आपको इस तरह से दूंगा कि आप नेशनल टेलीविजन पे डिस्कस करेंगे कि जी पेंडोरा पेपर या पनामा पेपर में फलाने का नाम आया है, एक इंक्वायरी लॉन्च होगी, मकामी लोग सड़क गली कूचों में बात करेंगे, ओए फड़या गया,
तो चीजें जब ट्रांसलेट होती हैं, लॉस इन ट्रांसलेशन में होती हैं, तो फिर हमें सवाल करना पड़ेगा कि क्या हम खतरनाक नैरेटिव से खेल रहे हैं और क्या हमने खतरनाक रिवायतें कायम की हैं कि जो ट्रिकल डाउन होंगी तो बद से बदतर होती चली जाएंगी। हम यहाँ पे तो ये सारी बात कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो है कौन वफादार है और कौन उस पर अमल कर रहा है, मगर हम अपनी मुनाफिकत भी तो एडमिट करें ना कि एक जगह हम कह रहे हैं कि धरने देना और ये सड़कें ब्लॉक करना और ये नारीबाजी करके अमलाक को नुकसान लगाना बिल्कुल गलत है, मगर फिर इसी सारे कैरेक्टर स्केच के ऊपर जो है हम उनको डीप्रिस्क्राइब भी कर देते हैं 4th शेड्यूल से और कहते हैं कि जो भी टर्म्स है एंगेजमेंट के वो बाद में बताएंगे, वो आवाम को बताने की जरूरत नहीं। तो हम क्या मिसाइल कायम कर रहे हैं मुल्क चलाने वाले खुद जो जिसने खींचना था लोगों के पीछे, वो आपने दराज कर दिया है उन लोगों के लिए जो ताकतवर है, ताकि मजीद वो क्राइम करते रहे। और ये इस तरह मॉब्स का मामला पहली दफा नहीं हुआ नसीम साहब, इससे पहले कितने वाकयात है कि जिसमें मॉब ने कोई, और उसका नतीजा क्या हो रहा है, मॉब जब इस तरह के वाकयात करके, और करने वाले का भी पता आपको होगा कि उनके अपने मफादात हैं, कोई एक वाकया आपको तौहीन रसालत का नजर नहीं आएगा कि जिसमें किसी शख्स से ना किसी पे जुर्रत होती है, ना किसी को यह शऊर होता है कि इस तरह कि वो खास तौर पे तौहीन रसालत यानी वो का मुर्तकिब हो। ये सारी की सारी एक चीज मैनेज की जाती है और अपने जो एक्स है वो ग्राइंड करने के लिए आप अपना, और नतीजा क्या होता है कि खुदा न अब हमारी जो हालत है, पाकिस्तान का ये जो मैसेज श्रीलंका के जरिए पूरी दुनिया में जाएगा कि जी हमने श्रीलंकन के साथ क्या किया, हमने क्रिश्चियंस के साथ क्या किया, हम अपनी जो जनरल साहब से पूछते हैं यहाँ पे, जनरल साहब इस्लामोफोबिया के बारे में प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाके बात करते हैं और पाकिस्तान में इस किस्म का वाकया होता है, जिस तरह चौधरी आरिफ ने कहा कि गवर्नमेंट की रिट नहीं है, तो ये क्या मैसेज जा रहा है दुनिया के लिए? देखिए ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहूंगा। जो जबरान नासिर ने बात की वो उसमें बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है वो किस्सा। मैं आपको एक चीज बताऊं, लाल मस्जिद का वाकया हुआ, लाल मस्जिद वालों ने अनारकी पैदा की, जिस बिल्डिंग पे चाहते थे वो जाके कब्जा करते थे और अंदर उनके दहशतगर्द पल रहे थे और किसी की जरूरत नहीं थी कि वहां हाथ लगाए। जब उनको कलाकमा करने के लिए आगे बढ़े फौज, तो 11 लोग तो इनके उन्होंने मीनारों से फायरिंग कर करके मार दिए। फिर बड़ी मुश्किल से नेचुरली उसके बाद फिर मारधाड़ हुई, आर्मी ने भी फिर फायर शायर किया और जब उनके कुछ थोड़े बहुत उनके भी 70 के करीब उनके भी लोग मरे थे इसमें। बाहर उसके नतीजे में सारे लोग जितने भी जिन्होंने ये सारा खेल किया था वो पकड़े गए। मैं मौलाना अजीज भी था। सबसे बड़ा दुख ये है कि उस मनहूस जज ने जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी लोगों ने बहाल कराया, इतना बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के साथ कि आप सोच ही नहीं सकते। उसने एक एक आदमी को सिर्फ मुशर्रफ के बुग़्ज़ में छोड़ दिया। आज उस मौलवी अजीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसने धमकी दी है कि मैं फैसल मस्जिद को कब्जा कर लूंगा, हुकूमत से हुकूमत नहीं चला रही। ठीक वहां पे भी औरतें गई हैं, जाके उन्होंने तस्वीर उतारी है बगैर दुपट्टे के। ये उसने धमकी दी है मजाल किसी की उसको हाथ लगाए। बात यह है कि टीएलपी का जैसे जुलूस आया था उसका हल सिर्फ एक यही था जिस तरह किया गया। क्यों कि ये जब आप वबा फैलने देंगे, आप मौलवी अजीज को छोड़ दिया, वो अपना एक नक्शा लेके दुनिया में फिर रहा है, कोई उसको हाथ नहीं डाल सकता। तो ये जो मजहब के नाम पे मरना मारना है ये वो हर तरफ फैला रहे हैं क्योंकि उनको सूट करता है। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जब निजाम मुस्तवा तहरीक चली तो वहां पे पहले दिन हमारे लोगों ने जुलूस पे फायरिंग शायरिंग की, कोई 2-4 लोग मारे। उसके बाद एक मुसीबत बन गई क्योंकि शहर शहर में उनकी नमाज जनाजा और गायबान नमाज जनाजा के नाम पे जुलूस चलने शुरू हो गए। और जब लोगों ने आके नीला गुंबद में लाहौर में लोगों ने आके हमारे जवानों के सामने यूं अपनी कमीजें फाड़ के कहा मारो गोली, हम नबी के नाम पे शहादत लेने आए हैं। तो जवानों ने कहा जी हम क्यों मारे गोली, जिस नबी को मान के ये जान देने के लिए आया है मैं उस नबी को मानता हूं, मैं जान लेने वाला गुनाह करूं। हमारे 4 ब्रिगेडियर रात रात में इस्तीफा दे गए और वहां पे उस दिन कोई कमांडर नहीं था जो हमारे ट्रुप्स को कमांड कर सकता। ट्रुप्स ने फायरिंग से इनकार कर दिया। ये वो चीज है जो इनको बताई गई टीएलपी के बारे में। बड़ी आसान सी बात करूंगा, लाल मस्जिद मैंने देखी हुई है, वहां पे बड़े मैंने मुजाहरे भी किए हैं, शायद सब जानते हो। वहां से मेरे ख्याल में वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है हमारा सेंट्रल इंटेलिजेंस नेटवर्क पाकिस्तान का। उनको होश तब आई थी जब वहां पे असला हजारों की तादाद में पहुंच गया था और कमांडो तैयार हो गए थे और मीनारों का मुहासरा कर लिया था।
या पहले दिन क्यों नहीं पता था जब पहला असला अंदर आया था? ये फैसले जो चौधरी इफ्तिखार ने दिए, मैं बतौर वकील खुद उनकी मजम्मत करता हूँ, मगर 2017 के अंदर जब इतना बड़ा झत्ता नहीं था और वो खादिम रिजवी साहब को इतनी शौहरत नहीं मिली थी, तो 2000 रुपए क्यों बांट रहे थे, उनके लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे? बात वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि तंजीमें बनाई जाती हैं, उनको पनपा जाता है और फिर वो जो है सर का दर्द बन जाती हैं। तो ये जो हमारी जबरान आसिफ साहब, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेरी बात सुन ले। जो 2000 रुपए बांटे जा रहे थे वो मजमे को जो है फौरी तौर पे कम करने के लिए बांटे जा रहे थे कि ताकि लोगों के पास किराया भी नहीं था। नदीम सिद्दीकी ऐसे नहीं, से पहले ये गलत कह रहे हैं, ये गलत, ये बिल्कुल जनरल साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, जनरल साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मैं आपसे जवाब लेता हूँ इस बात का। जी जबरान साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। 2017 से पहले फैजाबाद के धरने वाले 2016 में भी रेड जोन के अंदर दाखिल हुए थे। बात वो है कि जो खादिम रिजवी के जनाजे की बात कर रहे हैं, क्या खादिम रिजवी को रोजे अव्वल इतनी शोहरत मिल गई थी या इतनी पजीराई मिल गई थी, या जब यक के बाद दीगर आपने बार बार घुटने टेके और बार बार आपने जो है वो इसमें क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज किया और बार बार आपने अपना जो है एग्रीमेंट्स उनके साथ किए, तो उसके बाद उनको एज एन इफेक्टिव लीडर स्टैब्लिश होते हुए देखा गया? तो ये बातें फिर पब्लिक डायलॉग का हिस्सा होनी चाहिए। मैं इसमें ये नहीं कह रहा इस वक्त इस बहस के ऊपर ना मैं पकड़ूंगा कि जी उंगली में किस पे उठाऊं, सिविलियन पे उठाऊं कि मिलिट्री पे उठाऊं। रियासत जब हम बतौर शहरी देखते हैं तो हमारे लिए वो एक एग्जेक्टिव है, उसी में सिविलियन भी आते हैं, उसी में मिलिट्री ब्रांच भी आती है। ये नहीं है कि हम जो है पास दबक करते रहेंगे। तो इसके ऊपर एक ओपन डायलॉग करें कि सिपाह सहाबा के दौर से लेके और सिपाह मोहम्मद के दौर से लेके कब ये तंजीमें बनी, कैसे बनी, कौन इनको बनाता है, कैसे ये इतने मुनज़्ज़म हो जाते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा देना शुरू कर देते, या अगर खुद हिस्सा नहीं लेते तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक बन जाते हैं और फिर ये ऐसा डिमांड करते हैं और वायलेंस में उतर आते हैं और फिर हमें मिलिट्री ऑपरेशन करने पड़ते हैं या रेंजर ऑपरेशन करने पड़ते हैं जिनमें फिर बेकसूरों की भी जान जाती है और फिर एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस पैदा होता है। तो हम क्यों देर होने के बाद इस चीज का ख्याल करते हैं? और हमारी अगर देर होने के बाद इस चीज का ख्याल करते हैं, जनरल साहब आप कहना चाह रहे थे? जी जी देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग की कमी है। असल मसला ये है कि ये मुल्क में वबा बहुत पहले से है। आप देखिए कि जब 1974 में कादियानियों वाला किस्सा खोला उसने जुल्फकार अली भुट्टो ने उनको बैन किया, तो उससे पहले 1953 में एक मार्शल लॉ लगा था सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने खत्म नबूवत का नारा लगाया, मौलाना मौदूदी ने करवाया था। मैं लाहौर में था, बच्चा था, लोगों ने जाने दी, मैंने अपनी आंखों से देखा, चारपाइयों पर डाल डाल के लोगों को लेके जा रहे थे, मरे हुए, शहीद हुए। ये मसला मौजूद है, लेकिन हुकूमतों का एक्शन वो वक्त पे होना चाहिए। इसी साल अप्रैल में इसी तहरीक लब्बैक ने जब ये नारा लगाया और वो सड़कों पे आना चाह रहे थे, तो इस हुकूमत ने खादिम रिजवी समेत तमाम लीडरशिप पहले ही उठा ली अंदर बंद कर। एक भी बंदा उनका बाहर नहीं निकला, कोई जुलूस नहीं बना। खादिम रिजवी 1 महीना अंदर पड़ा रहा जेल में। इस दफा इंटेलिजेंस एजेंसीज बताती नहीं कि ये जलसा, ये जुलूस निकालेंगे, क्यों नहीं हुकूमत ने उनको पकड़ के अंदर किया? आज सर से बबार टल गई है। आज उनके लीडरों को आप एंगेज करके उनके साथ बातचीत तय करें, माने तो ठीक है, नहीं तो अंदर बंद करें, क्योंकि बर वक्त आप नहीं जब काम करते